वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो आज हम 5 लॉज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ डिस्कवर किया था एंटोनी ने 1789 में, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली कंबशन रिएक्शंस की थी, जिससे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाली थी। द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर अ केमिकल और फिजिकल चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर चेंज। अब बिफोर अ रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो मास है सब्सटेंस का वो सेम रहता है। तो स्टेटमेंट क्या थी? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो मास होता है एक सब्सटेंस का, उसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। बिफोर रिएक्शन जितना उसका मास होगा, आफ्टर रिएक्शन भी उसका उतना ही मास होगा। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स अगर हमने 2 रिएक्टेंट्स यूज किए या 3, जितने भी यूज किए, उनका जितना भी टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही होगा। When a chemical reaction occurs, atoms are rearranged but not lost or gained, so the total mass remains constant. अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स अपनी जगह चेंज करते हैं, बट उनमें कोई भी लॉस या गेन नहीं होता। का जो मास है वो बिल्कुल सेम रहता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर एक हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और वो वाटर बन जाएगी, तो अगर हमने 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिए, ठीक है, और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिए। अगर हमने एक ऑक्सीजन लिया और एक 2 हाइड्रोजन लिए तो वाटर बन गया। तो वाटर बना, मास ऑफ वाटर क्या होगा? 18 ग्राम ही होगा। कैसे? क्योंकि ये तो हमने 2 लिए है ना, और इसका एएमयू क्या है? 1 है ना। तो 2 का कितना होगा? 2, और इसका कितना है? ऑक्सीजन का एएमयू 16। तो 2 + 16 18। बिफोर रिएक्शन भी 18 था और आफ्टर रिएक्शन भी 18 है। अब सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर। उन्होंने नेचुरल और सिंथेटिक सैंपल्स जो लिए थे क्यूप्रिक कार्बोनेट के, तब उन्हें ये पता चला कि दोनों सैंपल्स के अंदर सेम एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं सेम प्रोपोर्शन में। चाहे उनका ओरिजिन कुछ भी हो, बट उनका सेम एलिमेंट्स जो है सेम प्रोपोर्शन में बाय मास सेम प्रोपोर्शन में कंटेन है। तो स्टेटमेंट क्या है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो अगर एक कंपाउंड है, कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर हमें उसे बनाना है, तो हम कभी भी उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर कभी भी सिमिलर नहीं बनेगा। तो एक कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एक्सप्लेनेशन, जैसे कोई भी प्योर कंपाउंड है, उसके जो रेशियो ऑफ मासेस है वो कांस्टेंट ही रहेंगे। मतलब जितना हमने उसमें प्रोस्टिट्यूट डाला है, जितना हमने उसमें प्रोपोर्शन डाली है, वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है बाय रेशियो 1:8। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना? AMU 16। तो अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो रेशियो कितना आ रहा है? 2:16, मतलब 1:8। तो हमेशा जितनी बार भी H2O फॉर्म होगा, इसी रेशियो में होगा। हमेशा एक कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगी, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगी किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये जो लॉ है ये प्रूव करता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
प्रपोज बाय जॉन डेल्टन इन 1803। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो उससे भी मोर देन वन कंपाउंड बन सकता है। मतलब अगर हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो उससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकता है। स्टेटमेंट क्या है? when two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और आगे एक से ज्यादा कंपाउंड बनता है तो जो मास है एक एलिमेंट का जिसने एक फिक्स्ड मास ऑफ अदर, मतलब एक एलिमेंट का भी फिक्स मास है और दूसरे एलिमेंट का भी फिक्स मास है, तो जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो रेशियो होती है वो स्मॉल होल नंबर्स में आती है। एक्सप्लेनेशन, ये जो लॉ है इससे हमें पता चलता है कि जो भी मल्टीपल कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो सेम एलिमेंट से बने हैं बट डिफरेंट प्रोपोर्शन में। मतलब जैसे एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन, दो है, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन ने भी और ऑक्सीजन ने भी सेम एलिमेंट्स है ना, बट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अगर हम इनको मिलाएंगे तो इससे एक से ज्यादा कंपाउंड बनेगा। जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को ही यूज किया और मैंने कार्बन मोनोक्साइड बना दिया जिसमें कार्बन क्या है, कार्बन का एमयू 12 और ऑक्सीजन का 16। जब मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन को कंबाइन किया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड बन गया। अब अगर मैं एक कार्बन लूं और दो ऑक्सीजन ले लूं, मतलब 16 2 और एक 12, तो मैंने एक कार्बन यूज किया, दो ऑक्सीजन यूज की, तो फिर अब मेरे से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं अब इसमें यही बताया था ना इस लॉ ने, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ ने, कि अगर हम किसी दो कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स को अगर कंबाइन कर रहे हैं और उससे जो कंपाउंड बन रहा है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में अगर हम उसको ले रहे हैं, जैसे पहले एक इसका लिया एक इसका लिया, दूसरे में एक इसका लिया दो इसके लिए, तो हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको लिया तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनेंगे। एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे बट जो कंपाउंड्स है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। अब इनकी जो रेशियो है वो क्या हुई, इसमें ऑक्सीजन की रेशियो क्या हुई, पहले ऑक्सीजन की रेशियो क्या थी 16, अब जब हमने दो ऑक्सीजन यूज की तो 32, तो इसकी जो मासेस की रेशियो आ गई वो क्या आई, एक स्मॉल होल नंबर्स में रेशियो आ गई ना। नेक्स्ट लॉ, गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये जो लॉ था ये किसने प्रपोज किया था, जोसेफ लुइस ने 1808 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं केमिकली तो जो वॉल्यूम है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो होल नंबर की रेशियोज में होता है, और जो गैसेस हैं उन्हें सेम कंडीशंस पे मेजर किया जाता है अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसकी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि जो भी गैसेस हैं जब कंबाइन करती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो एक सिंपल रेशियो में होती है बाय वॉल्यूम, और जितनी भी गैसेस हैं वो एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो गैसेस थी उन्हें जब मेजर किया गया तो उन्होंने क्या देखा कि जो गैसेस हैं हमेशा 1:1, 2:1 या 3:1, मतलब रेशियोज में, सिंपल रेशियोज में कंबाइन होती है। तो ये जो लॉ है उसने साइंटिस्ट को हेल्प कर किया ये रिकॉग्नाइज करने में कि जो केमिकल रिएक्शंस है जो इन्वॉल्व होती हैं गैसेस में, वहां पे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का पैटर्न होता है जिससे जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है वाटर वेपर बनने के लिए, हाइड्रोजन का 100 ml और ऑक्सीजन का 50 ml, तो वाटर वेपर बना 100 ml का। तो जो रेशियो है वो क्या हुई, 2:1। क्यों, कि हाइड्रोजन
डबल है और ऑक्सीजन के डबल है, तो रेशियो क्या है? 2:1। मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ जो गैसेस है यहाँ पे, इसका 2 वॉल्यूम था, इसका 1, तो 2:1 के वॉल्यूम रेशियो में इसने रिएक्शन जो है वो कंबाइन हुई। तो जो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन है, जब 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट की तो उसने 100 ml ऑफ वाटर वेपर दिया। नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ प्रपोज किया था एमेडियो एवोगाड्रो ने 1811 में, और उन्होंने ये गे-लुसिक का जो वॉल्यूम रेशियो का लॉ है, तो एवोगाड्रो ने उस पर एक न्यू आइडिया लगाया कि जो इक्वल वॉल्यूम है गैसेस में, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमें उन्हें मेजर किया जाए तो उनमें क्या है, जो गैसेस का वॉल्यूम है उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब उनकी स्टेटमेंट क्या थी? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी जो गैसेस का वॉल्यूम है उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन कैसे दी उन्होंने कि जो एवोगाड्रोस थे उन्होंने ये बताया कि जो गैसेस हैं वो मॉलिक्यूल से बनती हैं, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक वॉल्यूम में वो सभी गैसेस के लिए सेम है। अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो फिर उनकी जो वॉल्यूम है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या है? सेम है। तो उन्होंने जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन्हें एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बताया कि जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी जो थ्योरी थी उससे ये पता चला कि गैसेस एक सिंपल वॉल्यूम रेशियोज में क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी इक्वल वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और वो भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में है। तो इसीलिए जो गैसेस है वो इतने सिंपली एक सिंपल वॉल्यूम रेशियोज में रिएक्ट कर जाती, क्योंकि उनके अंदर जो गैसेस है उनका जो वॉल्यूम है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और टेम्परेचर भी और प्रेशर भी आइडेंटिकल है तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर सकती हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का था जिसमें वाटर वेपर बने थे, उसमें एक हाइड्रोजन का वॉल्यूम, फिर एक और हाइड्रोजन थी और एक ऑक्सीजन था। तो उससे क्या बना था? H2 वेपर बना था जिसमें 2 वॉल्यूम थे। मतलब 2 हाइड्रोजन के लिए थे और एक ऑक्सीजन का लिया था, और उससे H2 बना था। H2 के वेपर्स बने थे जिसमें 2 वॉल्यूम थे। तो जो भी गैसेस हैं जो सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हैं उनका जो वॉल्यूम है, जैसे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का, उनका जो वॉल्यूम है उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने आफ्टर रिएक्शन। मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही इसमें भी होंगे, जितने इन सबको कंबाइन करके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही इसमें है। तो ये लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट आगे जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।